हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप अपने प्रॉफिट को 30 to 40% इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको अपना रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हमने अपना प्रॉफिट 30 to 40% इंक्रीज़ किया। देखिए, मेरे पास जब मैं यूट्यूब के कमेंट्स देखता हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर, आज की डेट में ई कॉमर्स में अगर हम ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करते हैं या ई कॉमर्स डोमेस्टिक सेलिंग भी करते हैं तो यहाँ पे जो परचेस प्राइस पे हम गुड्स को परचेस करके ला रहे हैं उसी प्राइस पे अमेज़ॉन पे ऑलरेडी वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो कैसे ये एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, इसमें तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में ईबे पे, अमेज़ॉन यूएस में, अमेज़ॉन यूरोप में कैसे सेल करके प्रॉफिट करें। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, जहाँ तक न्यू एक्सपोर्टर्स को आती है, ये प्रॉब्लम हमें भी आती थी किसी टाइम पे। इसमें आपको कैसे काम करना है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट आप कैसे अपना 30 to 40%, मैं आपको 100% कैसे प्रॉफिट बढ़ाना है वो भी बता सकता हूँ। बट अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी कवर कर रहा हूँ। तो 30 to 40% आप कैसे प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं आपको आपके प्रोडक्ट्स में बताऊँगा कि आपको क्या करना है। जब मैंने सेलिंग स्टार्ट करी थी तो जो प्रोडक्ट्स मैं सेल करता था, मैं जब स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं ब्रांडेड आइटम सेल करता था। देखिए, उस टाइम पे क्या होता था, कोई भी ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता था। प्रॉपर हम डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स को खरीदते थे टैक्स इनवॉइस में और उसको सेल करते थे। धीरे धीरे आप लोगों ने देखा कि लोग जो ट्रेडर्स हैं वो ई कॉमर्स के अगेंस्ट हो गए एंड वो बोलने लगे कि यहाँ प्रॉफिट और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, डिस्काउंट्स ज़्यादा जा रहा है। तो जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उनने अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करना बंद कर दिया। उनने बोल दिया कि हम ऑनलाइन नहीं सेल करेंगे, हम अपने रिटेलर्स के थ्रू ही इनको सेल करेंगे। अभी उस टाइम पे जब हम ये प्रोडक्ट्स बंद हो गए तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना प्रोडक्ट खुद बनाएंगे और अपने खुद ट्रेडमार्क अपना ब्रांड के साथ लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट को और सेल करेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट्स उस टाइम कोई बचे नहीं थे जिसको हम सेल करें, क्योंकि हमने अब तक सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही सेल किए थे। तो जो प्रोडक्ट्स मैं सेल करता था वही ब्रांडेड आइटम्स के हमने देखे कि ये कंपनीज़ कहाँ से मंगाती है। थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला वो सारी कंपनीज़ उस टाइम पे वो सारे प्रोडक्ट्स चाइना से मंगाती थी। तो हमने चाइना से इंपोर्ट स्टार्ट किया। वो प्रोडक्ट्स हमने भी स्टार्ट किए अपने ट्रेडमार्क में, अपने ब्रांड लोगों के साथ वो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना चालू किया। अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे थे तो देखिए क्या हुआ, क्योंकि ब्रांडेड आइटम्स तो नाम से ही सेल हो जाते हैं, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं चलानी होती है, अपने आप ही सेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स में आए तो वहाँ पे सेल के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ी। तो हमारा जो टर्नओवर है वो आधा हो गया, क्योंकि पहले के प्रोडक्ट्स तो सिर्फ नाम से बिकते थे, आपको कुछ नहीं करना होता था, आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेके आए और लिस्ट किया। उस टाइम सेलर काफ़ी कम होते थे तो आपके पास ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आते थे। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कॉम्पिटिशन बहुत कम होता था। जब हम प्राइवेट प्रोडक्ट्स में आए तो कोई हमारा प्रोडक्ट परचेज ही नहीं कर रहा था, तो हमने एडवर्टाइजमेंट चलाया। एडवर्टाइजमेंट कैसे चलाते हैं वो सारी चीज़ें सीखी। अभी हमारा जो सेल था वो लास्ट ईयर से आधा हो गया था, बट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे हमारा डबल हो गया था। कैसे? क्योंकि वो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें फिक्स मार्जिन होता है, आपको रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर सबका मार्जिन जो है पहले से ही फिक्स्ड होता है, उसी में आपको सेल करना होता है, उसी में अमेज़ॉन का कमीशन चला जाता है, शिपिंग कॉस्ट चली जाती है, तो ये सारी कॉस्टिंग उसमें चली जाती है। जो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स हम लोग सेल कर रहे थे उसमें भी हमें प्रॉफिट जो है वो कम लग रहा था। धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स आने लगा और उसमें भी हमें प्रॉफिट कम लगने लगा। तो हमने रिसर्च किया, मैंने देखा कि मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कम कर सकता हूँ। वो प्रोडक्ट जो मैं चाइना से ला रहा था वो मैंने मल्टीपल सप्लायर से टेस्ट किए, उनके प्राइसिंग चेक किए, तो वहाँ पे हमें प्राइसिंग थोड़ा सा कम हो गया। जब हम 2-3 सप्लायर्स के पास गए सेम प्रोडक्ट के लिए तो वहाँ पे प्राइसिंग कम हो गया। प्लस हमने शिपिंग पे काम किया। पहले हम एयरवेज से छोटे शिपमेंट्स मंगाते थे, फिर हमने बड़े शिपमेंट्स वाया ओशन शिपिंग मंगाने पर लगे, तो उसमें कॉस्टिंग काफ़ी कम हो गई। ओशन शिपिंग का कॉस्ट काफ़ी कम होता है, बट आपको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को मंगाना होता है। अभी क्या हो रहा था, जब ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा रहे थे उसके लिए हमें कैश चाहिए होता था, क्योंकि चाइना में एडवांस ही चलता है और आपको एडवांस बुकिंग करनी होती है शिप को आने में। नॉर्मली अगर आप ओशन शिपिंग से मंगवाते हैं तो पहले सप्लायर जो है आपका वो 25 दिन या 30 दिन का टाइम लेता है मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोडक्ट को, उसके बाद शिप करता है तो 40 to 45 डेज़ आपको प्रोडक्ट को वाया ओशन शिपिंग आने में लग जाते हैं चाइना से। तो यहाँ पे 2 से 3 महीने तो हमारा पेमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाता था, क्योंकि एडवांस पेमेंट हम करते थे। सो बैंक से हम लोन लेके करते थे और क्योंकि हम नए थे तो वहाँ पे बैंक भी हमें 14% के आसपास इंटरेस्ट चार्ज करता था, तो वो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन में से वो 14% भी हमें देना पड़ता था। तो ये सारे चीज़ें
पे हमने जब काम किया तो जैसे मैंने एयर से हम ओशन शिपिंग में शिफ्ट हुए तो यहाँ पे हमारी कॉस्टिंग काफ़ी कम हो गई। जब प्रोडक्ट आया तो एक सप्लाई की जगह मल्टीपल सप्लायर से चेक किया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अगर आप खुद शिपिंग करते हैं और सप्लायर से शिपिंग करते हैं कि चाइना का जो सप्लायर है उसकी अपनी शिपिंग भी होती है, वो बहुत बड़ा सप्लायर भी हो सकता है, तो उसके पास जो पर केजी का रेट होगा वो काफ़ी कम हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पे आपको कोई भी शिपिंग कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी। तो हम वहाँ पे दोनों रेट कंपेयर करते थे, जो कॉस्ट कम आती थी उसके थ्रू हम लोग वहाँ पे कुछ को शिपिंग करके लेके आते थे। अभी हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, अभी अच्छा चल रहा था, प्रॉफिट भी आ रहा था, बट मुझे दो चीज़ों का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जहाँ पे मैं 14% बैंक को इंटरेस्ट दे रहा था, प्लस मुझे लग रहा था कि प्रोडक्ट की मैं कॉस्टिंग और कम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि हम बल्क में मंगाना पड़ता था चाइना से और कैश होता नहीं था, तो उस वजह से बैंक से लोन लेना पड़ता था। अभी मैंने स्टार्ट किया कि मैं इस प्रोडक्ट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कराता हूँ। देखिए चाइना और इंडिया में बेनिफिट्स क्या है। चाइना में आपको प्रोडक्ट सस्ता तभी मिलेगा जब आप क्वांटिटी में मंगाते हैं, और अगर इंडिया में आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कराते हैं तो यहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चर उसको 50 पीस 100 पीस भी बना देगा। आपको प्रॉपर मैन्युफैक्चर सर्च करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट का। तो मैंने एग्जीबिशंस में, ट्रेड फेयर्स में जाना चालू किया। मैं चेन्नई गया, बैंगलोर गया, दिल्ली तो मैं रेगुलर जाता रहता हूँ, मुंबई गया, तो यहाँ पे मैंने सप्लायर्स ढूंढे जो मैन्युफैक्चर करें इस प्रोडक्ट को। तो फिजिकली फैक्ट्रीज़ में गया, विजिट किया, सेम प्रोडक्ट के सैंपल्स लेके गया, 2-3 फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्ट के सैंपल्स दिए, उनने वो प्रोडक्ट सेम का सेम बना दिया जो हम चाइना से लेके आते थे। देखिए अभी यहाँ बेनिफिट क्या हुआ, एक तो उनने कॉस्ट भी कम ली, दूसरा बल्क पेमेंट नहीं करनी है। वो 50 और 100 पीस का ऑर्डर पे भी बना दे रहे थे। नॉर्मली एक्चुअल में मैन्युफैक्चर बना देते हैं इंडिया में, आपको ढूंढने पड़ेंगे वो मैन्युफैक्चर्स, तो उनने वो बनाना चालू किया। तो यहाँ पे हमारा चाइना से भी कॉस्टिंग काफ़ी कम हो गई। एक तो बैंक लोन जो लेना पड़ता था 14%, वो यहाँ पे हट गया, क्योंकि फिर मुझे छोटे ऑर्डर्स के लिए बैंक लोन नहीं लेना पड़ता था। 50 और 100 पीस के लिए कोई लोन के बिना मैं बनवा लेता था, तो 14% मेरी कॉस्ट वैसे ही कम हो गई। इंडिया में उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कम होती थी, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट चाइना से आता है जब गुड्स, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मंगा रहे। तो वहाँ पे दो जगह पे मुझे फ़ायदा हुआ और अल्टीमेटली 20-25% मेरा कॉस्टिंग फिर कम हो गया। अभी क्या हुआ, जब हमने 2-3 और सप्लायर्स ढूंढे उसी प्रोडक्ट के इंडिया में ही, क्योंकि क्या होता था एक ही सप्लायर को हम ऑर्डर देते थे तो वो टाइमली नहीं बना के देता था हमें। हमने उसे ऑर्डर दिया क्योंकि उसके लिए वो छोटा ऑर्डर होता होगा शायद 100 पीसेस का, तो वो टाइमली नहीं देता था, मेरा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। तो चाइना में जब मैं गुड्स मंगाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि पैसा पूरा फंस जाता था। मैंने अगर मान लीजिए लेट सपोज 5 लाख रुपए का कोई शिपमेंट मंगाया तो मेरे को पूरा 5 लाख रुपये वहाँ ब्लॉक हो जाता था जब 2 महीने में प्रोडक्ट मेरे पास पहुँचता था। उसके बाद जब मैं उसकी सेलिंग स्टार्ट करता था तो 2-3 महीने में वो स्टॉक निकलने में या 6 महीने लग जाते थे, तो वो पैसा तब तक मेरा ब्लॉक रहता था। तो यहाँ पे ये सब चैलेंजेस थे जो हमने इंडिया मैन्युफैक्चर से गुड्स को मैन्युफैक्चर करवाया और मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट किया। और यहाँ पे क्या हुआ कि गुड्स में प्रॉपर फिनिशिंग या क्वालिटी चाइना वाली नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वहाँ की जो मशीनें हैं, चाइना में सब कुछ मशीन से काम होता है, उनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मशीन्स होती थी, यहाँ पे उतना फिनिशिंग नहीं आती थी। फिर भी हमने 2-3 मैन्युफैक्चरर्स ढूंढे जो प्रॉपर प्रोडक्ट्स को उस प्राइस रेंज में ले आए और हमने उसको सेलिंग किया। तो 20-25% मैंने आपको बताया कि कहाँ पे हम बैंक इंटरेस्ट से और शिपिंग कॉस्ट जो चाइना से कंपेयर में हम वहाँ पे सेव करने लग गए। अभी देखिए यहाँ पे हम रुके नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, अब जब मैंने चेक किया कि फिनिशिंग क्यों नहीं आ रही तो पता चला कि जो रॉ मटेरियल चाइना में मिलता है वो रॉ मटेरियल डिफरेंट होता है, इंडिया में रॉ मटेरियल डिफरेंट होता है। तो हमने क्या किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाई, हमने रॉ मटेरियल खुद इंपोर्ट किया। और रॉ मटेरियल का अगर मैं कॉस्ट प्रोडक्ट से फिनिश प्रोडक्ट से कंपेयर करूँ तो काफ़ी कम था चाइना में, और वो हम बल्क में लेके आने लगे। फिर हमने वो रॉ मटेरियल, देखिए सारे मैन्युफैक्चर एग्री नहीं करेंगे कि उनको आप रॉ मटेरियल दें और वो उससे बनाएं, वो अपने ही रॉ मटेरियल से बनाएंगे। बट आपको अगेन मैंने कहा मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, 4 फैक्ट्री विजिट करेंगे तो एक एग्री कर जाएगा। देखिए जिसके पास काम नहीं है, जिसको करना है, जिसको पैसे कमाने हैं, तो वो बिल्कुल करेगा। और हमने यहाँ पे उनसे डायरेक्टली बात करी कि मार्जिन आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको वहाँ पे फिनिशिंग भी मिल रही थी और कॉस्ट रॉ मटेरियल का काफ़ी कम आ रहा था। तो यहाँ पे अगेन हमारे प्रोडक्ट का 10% के अराउंड कॉस्टिंग जो है वो कम हो गई, फिनिशिंग आ गई उस प्रोडक्ट्स में, और इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स मिल गए। तो फिर हमने जो और भी प्रोडक्ट्स थे हमारे वो सारे इंडिया के मैन्युफैक्चर से करवाने पड़े। अभी देखिए यहाँ पे ये स्टोरी ऐसे मैंने आपको सुना दी 5 मिनट में, आपको लग रहा होगा कि ऐसे अब मैं आपको खुद बताता हूँ कि मैं 1 से 2 साल तक फैक्ट्रीज विजिट करता था, मैं खुद जाता था, मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी डाले हैं, एग्जीबिशन ट्रेड फेयर्स में जाता था। इंडिया मार्ट इन सब में आपको एक्चुअल मैन्युफैक्चर नहीं मिलते हैं,
आपको खुद जाना पड़ेगा, विजिट करनी पड़ेंगी फैक्ट्रीज, वहाँ पे आपको आइटम पता चलेंगे, आप सैंपल्स लेके जाइए, उनको सैंपल दीजिए। सैंपल की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है जब वो बनाते हैं, पर आप वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा। मेरे पास बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट आते हैं कि सर ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ इस वीडियो से कि आप बताइए कि आपने कितने मैन्युफैक्चर के साथ काम किया, आप कितनी मैन्युफैक्चरीज विजिट करने गए, आपने सप्लायर्स कितने ढूंढे, आपने कहाँ पे चाइना से प्रोडक्ट्स मंगाए, रॉ मटेरियल्स मंगाए, और कॉस्ट कटिंग पे आपने कहाँ पे काम किया। देखिए अभी मैंने जैसे बोला कि 100% तक आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, तो अभी तो मैंने आपको 30-40% का आसपास का ही बताया, जहाँ पे सिर्फ आप अपने बैकएंड पे काम करके ही अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। देखिए अमेजोन का कमीशन, शिपिंग सबके लिए सेम है, बिल्कुल भी डिफर नहीं करेगा, कमीशन तो सेम ही रहेगा। शिपिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, वो बहुत माइनर सा फ़र्क आता है। अगर आपके ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं तो शिपिंग कंपनी आपको थोड़ी कम शिपिंग कॉस्ट दे देती है, और आपके कम होते हैं तो शिपिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो आइडियली 2 से 5% का भी डिफरेंस नहीं आता है ओवरऑल सेलिंग प्राइस पे। तो यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ये चीज़ आपने करी है कि नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा। आप आज की डेट में बहुत सिंपल हो गया है, यूट्यूब पे देखा, प्रोडक्ट लिस्ट किया, सेलिंग स्टार्ट करी, प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, फिर आप कह रहे हैं ऑर्डर नहीं आ रहे, प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये तो लॉस मेकिंग बिजनेस है, कोई भी प्रॉफिट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता। ये जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, ये करने में हमें साल, 2 साल, 3 साल लगे, और उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें समझ में आई। तो इसलिए अगर आज मेरे पास कोई कमेंट आता है कि बहुत लोग ट्रेनिंग्स में आते हैं, यूट्यूब में कमेंट्स में डालते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमने कैलकुलेट कर लिया, ये कॉस्ट है, बहुत सारे कमेंट्स में आते हैं ये कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट ये है, इसका ये चार्ज है, कैसे प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, ये तो लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो क्या आपने ये सारी एक्टिविटी करी? आपने मेहनत करी? आप सोच रहे हैं कि आप ये इजी बिजनेस 2 मिनट में प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे एक ही सप्लायर से लेके और आपको प्रॉफिट हो जाएगा? सर उसी सप्लायर से बहुत लोग लेंगे, और वो सप्लायर जो है वो ट्रेडर भी हो सकता है, ऑब्वियसली ट्रेडर ही होगा वो जिससे आप डील कर रहे हैं, जिसको आपने इंडिया मार्ट या ऑनलाइन ढूंढा है। आप कितनी बार अपनी सिटी से बाहर गए प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए, आपको ये सब सोचना पड़ेगा। आप कितनी बार आपने चाइना से कहीं रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है तो वो आपने मंगाया कि नहीं मंगाया, ये सब चीज़ों पर आपको सोचना पड़ेगा। और फिर आपको देखिए लॉन्ग टर्म बिजनेस है, यहाँ पे आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना इनोवेटिव तरीके लाएंगे, जितना आप दिमाग लगाएंगे बिजनेस में, उतना आप प्रॉफिट करेंगे। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबको पता होती है पर करता कोई नहीं है। सब आप बहुत लोग आते हैं यूट्यूब में कमेंट करते हैं कि सर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। अरे सर आपने मेहनत करी, आप गए फील्ड पे, आपने काम किया नहीं किया, आपने प्रोडक्ट, आप मुझसे पूछते हैं हाई सेलिंग प्रोडक्ट बताइए, मैं तो बता दूंगा आपको हाई सेलिंग प्रोडक्ट, पर आप उसको लॉस में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसमें मेहनत नहीं करना चाह रहे, आप कुछ काम नहीं करना चाह रहे। आपको मैं 4 प्रोडक्ट बता दूं और आप उसको सेल करेंगे, तो सर आपको ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और जो प्रोडक्ट मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जो मैं चाइना से कभी इंपोर्ट करता था, लेस देन 50% कॉस्ट पे मेरा वो प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगा, सेलिंग उसमें अच्छी होने लगी, काफ़ी चीज़ें करने की, प्रोडक्ट टाइमली मिलने लगा क्योंकि मैंने 2-3 मैन्युफैक्चर से टाई अप कर लिया था। रॉ मटेरियल भी हम इंपोर्ट करने लग गए, तो रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट्स बनाने लगे। उसके अलावा फिर और प्रोडक्ट्स भी हमने डिज़ाइन किए, और प्रोडक्ट्स इनोवेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट जब आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो कॉपी नहीं होता इतना ईजीली, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करवा रहे हैं, सब तो नॉर्मल ट्रेडर से ही खरीद के सेल कर रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट हमेशा डिफरेंट रहेगा दूसरे प्रोडक्ट से, कभी कॉपी नहीं होगा। जो आपको कॉम्पिटिटर लैचिंग करता है आपके इसमें, ये सारी चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद से उसको मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। तो आपको देखिए इन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे, उसके बाद ही आप प्रॉफिट बना पाएंगे। बहुत सारे वीडियोज़ में मैं बोलता हूँ कि नॉर्मली पहले क्या होता था कि ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, सबको ये रहता है कि ज़्यादा ऑर्डर्स आने चाहिए, रोज़ के 100 ऑर्डर आने चाहिए, 50 ऑर्डर आने चाहिए। देखिए ये सब जब मैं पहले करता था, देखिए ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें शुरू में मैं भी करता था, अच्छा लगता था, ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, बट जब हम उसको रिकनसाइल करते थे तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं, ज़्यादातर कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस हो रहा होता था। आपको 100 या 50 ऑर्डर रोज़ पैक करने के लिए एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे, आप खुद नहीं कर सकते। और अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप बिज़नेस में कैसे दिमाग लगाएंगे? आपके पास टाइम होना चाहिए बिज़नेस में फोकस करने के लिए। अगर आप पैकिंग ही कर रहे हैं तो आप बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ध्यान रखना है कि जो एज अ बिजनेसमैन होता है, एक्सपोर्टर होता है, उसको पूरे टाइम अपना कुछ टाइम डेली 2 से 3 घंटे उसके खाली होने चाहिए, जहाँ वो सोच पाए कि बिज़नेस को मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाऊँ। अगर आप डे टू डे एक्टिविटी ऑपरेशन में खुद ही इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कैसे आप इसको आगे लेके जाएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था 50-100 ऑर्डर पे मैंने फोकस नहीं किया। अगर आप प्रॉफिट अपना बढ़ा देंगे, प्रॉफिट जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आप लेट सपोज 1500 रुपये की सेल करते हैं, अगर आप उसको 1800 रुपये में सेल करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है 200-300 रुपये बढ़ जाएगा। बट आप बोलेंगे कि मेरी सेल जो है वो 50% से ज़्यादा कम हो जाएगी। बिल्कुल होगी, मैं तो कह रहा हूँ कि 50% क्या आपकी हो सकता है 70-80% सेल कम हो जाए। बट आपको एक एक प्रोडक्ट पे आपको टारगेट करना है कि मैं एटलीस्ट 500 रुपये बनाऊँ, ठीक है।
4 प्रोडक्ट आपको रोज के बेचने हैं, उससे ज़्यादा का टारगेट रखना भी नहीं है। एक प्रोडक्ट आपका अमेज़ॉन में बिक जाए, एक ईबे पे बिक जाए, एक फ्लिपकार्ट पे बिक जाए, एक अमेज़ॉन यूएस में बिक जाए, बस इतना ही करना है आपको। 500 रुपये आपने कमा लिए एक प्रोडक्ट में, 2000 रुपये का पर डे का आप इनकम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए फिर आपको ऐसे चीज़ें इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि आप 500 रुपये प्रॉफिट नहीं बना सकते, तो देखिए आप, फिर मैं अगेन आपको बोलूँगा कि आप रिसर्च करिए कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप इतने शोरूम्स में जाते हैं, क्या कोई भी 500 रुपये का मार्जिन एक प्रोडक्ट में नहीं कमा रहा है? बिल्कुल कमा रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है। जो वॉल्यूम गेम आपको नहीं खेलना है, वॉल्यूम गेम पे हमेशा लॉस होगा, रिकनसाइल करना, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, चीज़ें डैमेज होंगी शिपिंग में, ये सब चीज़ें होती हैं। तो सारे लोग ही महंगे प्रोडक्ट्स बेचने लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। देखिए, सब लोग इसको फॉलो करने वाले नहीं है, लेस देन 1% लोग इसको फॉलो करेंगे। तो आपको देखना है कि आप किस लेवल पे जाएंगे, किस लेवल पे आप सेल करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको सीधा सीधा बताया 30 to 40% कॉस्ट आप कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप घर से बैठे बैठे बिजनेस कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि घर से आप ये बिज़नेस चला लेंगे और प्रॉफिट कर लेंगे, तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, आप इसे लॉस करके बंद कर देंगे। तो बिज़नेस होता है, आपको उसमें पूरे टाइम मेहनत करनी होती है। जैसा मैंने बताया, मैं आज भी जाता हूँ एग्जीबिशंस में, मैं खुद जाता हूँ, और ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और जो डे टू डे ऑपरेशन है, उसके लिए आप एम्प्लॉय रख लीजिए। जहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना, वो सारे काम आप एम्प्लॉय से करवाइए। बट जो सेल्स है, परचेज़ है, ये सब चीज़ों में आप खुद इन्वॉल्व रहिए। जब एक आप नेक्स्ट लेवल तक नहीं जाते हैं, तब तक जहाँ पे कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल कॉस्ट कटिंग आपको करनी है। देखिए, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया, मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भी इंपोर्ट चालू कर दें और रॉ मटेरियल्स लेके आएँ, बट आप ऑल्टरनेटिव ढूंढिए कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कम कर सकते हैं। आप मल्टीपल मैन्युफैक्चर सप्लायर्स को ढूंढिए, क्योंकि देखिए, जिसको आप सप्लायर को फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपको कभी भी कम रेट में प्रोडक्ट को नहीं देगा। आपको देखना पड़ेगा वो कहाँ से लेके आ रहा है, और फिर उस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। आपको फैक्ट्रीज़ में, अगर मैन्युफैक्चर से ले रहे हैं आप, तो फैक्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर में जाना पड़ेगा। अगेन मैं आपको यहाँ पे, जैसा मैंने बताया आपको, कि मैन्युफैक्चर भी हो सकता है कि आपको कम कॉस्ट में ना दे। उसकी कॉस्ट कैसे कम होगी, वो भी आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। बहुत मैन्युफैक्चरर्स भी आते हैं हमारे पास ट्रेनिंग में, वो बोलते हैं हम खुद ही मैन्युफैक्चर हैं, उस प्रोडक्ट, इस प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। बट सर, आपको भी देखना पड़ेगा कि आप कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कैसे आप रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम कर सकते हैं। वो रॉ मटेरियल यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो वियतनाम से लेके आइए, चाइना से लेके आइए, थाईलैंड से लेके आइए, और उसको सेल करिए प्रॉफिट के साथ। तो ऑल्टरनेटिव सारे अवेलेबल है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, फोकस करना है, और थोड़ा सा आपको टाइम निकालना है इन चीज़ों को सोचने के लिए। नहीं तो आपको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, आप डेली ऑर्डर ही पैक करते रह जाएंगे और इस बिज़नेस में लॉस करके इसको क्लोज कर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।